नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान प्रश्नोत्तरी के कुछ सवाल देखेंगे जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और ये पुराने जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं इन्हीं को ही आज करवाऊँगा। तो ये रहा हमारा आज के क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात प्रथम राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, हरिभाऊ बादे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो इन्होंने 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था और सरदार जोगेंद्र सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल तो रहे थे लेकिन प्रथम नहीं। और महाराणा भूपाल सिंह ये राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, न कि प्रथम राज्यपाल। और हरिभाऊ बादे ये अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे, न कि राज्यपाल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तो याद रखना दोस्तों, राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री न्यायपालिका की नियुक्तियों में प्रधानमंत्री की कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। मुख्यमंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति एक केंद्रीय प्रक्रिया है जिसमें मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए, विज्ञान और पत्रकारिता, खेलकूद। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। विज्ञान यह पुरस्कार वीरता और शारीरिक कौशल के प्रतीक महाराणा प्रताप की स्मृति में शारीरिक स्पर्धाओं से संबंधित है। साहित्य के लिए मीरा पुरस्कार जैसे अन्य विशिष्ट सम्मान दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कायस्थ जाति की वह कौन सी उपजाति है जिसे ऐतिहासिक रूप से राजस्थान का मूल निवासी माना जाता है? तो सक्सेना, भटनागर, श्रीवास्तव और माथुर। तो इसका सही आंसर है माथुर। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार माथुर उपजाति का मूल संबंध और विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान से रहा है। श्रीवास्तव उपजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी इलाकों से संबंधित रही है। तो भटनागर यद्यपि कायस्थ है लेकिन इनका मूल जो स्थान उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों से माना जाता है। सक्सेना यह उपजाति राजस्थान की मूल निवासी न होकर अन्य प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के जनजातीय इतिहास में किस समुदाय को इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन निवासी स्वीकार किया गया है? तो सहरिया, मीणा, गरासिया और भील। तो इसका सही आंसर है भील। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में भीलों को राजस्थान की प्राचीनतम और आदिम जनजाति माना गया है। गरासिया जनजाति का आगमन और विस्तार भीलों के काफी समय बाद माना जाता है। मीणा यद्यपि मीणा समुदाय की जनसंख्या अधिक है लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से भील
उनसे पहले के निवासी माने जाते हैं। और ग्रासिया जनजाति केवल एक विशिष्ट क्षेत्र यानी 12 तक सीमित है और प्राचीनता में वीरों के बाद आती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, उदयपुर में, नाथद्वारा में और चित्तौड़ में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसकी स्थापना औरंगजेब के काल में हुई थी। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रही है, लेकिन वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र नाथद्वारा राजसमंद है। उदयपुर उदयपुर मेवाड़ का मुख्य शहर है, परंतु धार्मिक प्रधान पीठ नाथद्वारा में स्थित है। जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय यानी गोविंद देव जी का प्रमुख केंद्र है, न कि वल्लभ संप्रदाय का। तो जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय और नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मेवाड़ का राजवंश ऐतिहासिक रूप से स्वयं को किसका दीवान मानकर शासन करता है? तो करणी माता का, गोविंद देव जी का, एकलिंग जी का और चारभुजा नाथ का। तो इसका सही आंसर है एकलिंग जी। मेवाड़ के महाराणा भगवान शिव के रूप यानी एकलिंग जी को वास्तविक शासक और स्वयं उनका प्रतिनिधि यानी कि दीवान मानते थे। चारभुजा नाथ मेवाड़ में पूजनीय है, लेकिन वे कुल देवता या राज्य के शासक नहीं माने जाते। गोविंद देव जी। जयपुर का कछवार राजवंश स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानता था। और करणी माता मुख्य रूप से बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रावत भाटा बांध राजस्थान के किस जिले की सीमा में आता है? तो धौलपुर के अंदर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और कोटा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्तौड़। रावत भाटा जहां राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, चित्तौड़ जिले का एक महत्वपूर्ण तहसील क्षेत्र है। धौलपुर पूर्वी राजस्थान में है, जबकि रावत भाटा दक्षिण पूर्वी यानी चंबल क्षेत्र में स्थित है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र नहीं है। कोटा रावत भाटा के पास का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन प्रशासनिक रूप से रावत भाटा चित्तौड़ में आता है। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो अजमेर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजमेर। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले के किशनगढ़ बांदर सिंदरी में स्थापित किया गया है। जोधपुर में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान है, लेकिन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है। कोटा शिक्षा का बड़ा केंद्र है, पर प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले में स्थित है। बीकानेर में तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला में कुंभलगढ़ और गुगुंदा के मध्य फैले ऊंचे पठारी भाग को क्या कहा जाता है? तो लसाड़िया का पठार, बोहराट का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो इसका सही आंसर है बोहराट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के बीच स्थित इस उच्च भूमि को स्थानीय और भौगोलिक रूप से बोहराट का पठार कहा जाता है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा पठारी भाग है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार
ऊपर माल का पठार चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बीच के बिजोलिया तक विस्तृत है। दोबारा से देखिए, ऊपर माल का पठार चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक विस्तृत है। मरुस्थलीय परिस्थितियों में अपनी सहनशीलता के कारण किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है? तो बबूल को, खेजड़ी को और पीपल को, रोहिड़ा को। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहने वाला था इसका सही आंसर? खेजड़ी। खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया को रेगिस्तान का गौरव और कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसका हर भाग उपयोगी होता है। बबूल एक आम मरुस्थलीय वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता खेजड़ी को प्राप्त है। पीपल को मैदानी इलाकों में पवित्र माना जाता है, लेकिन यह थार का स्थानीय मुख्य वृक्ष नहीं है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है, लेकिन इसे कल्प वृक्ष नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में तापीय विद्युत थर्मल पावर का उत्पादन कहाँ से होता है? तो धौलपुर गैस से, छबड़ा से, सूरतगढ़ थर्मल से, कोटा थर्मल से। तो इसका सही आंसर है कोटा थर्मल से। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में तापीय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। और सूरतगढ़ भी एक बड़ा केंद्र है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से कोटा थर्मल की उत्पादन क्षमता और निरंतरता अधिक प्रभावी रही है। छबड़ा एक नया और तेजी से बढ़ता केंद्र है, लेकिन कोटा थर्मल स्थापित उत्पादन में प्रमुख रहा है। धौलपुर मुख्य रूप से गैस आधारित परियोजना है, न कि कोयला आधारित प्रमुख तापीय स्टेशन। राजस्थानी लोक संस्कृति में स्त्रियों द्वारा मस्तक के मध्य भाग में पहने जाने वाला विशिष्ट आभूषण कौन सा है? तो सटका है, बोरला है, बाजूबंद है, झुमका है। तो इसका सही आंसर है बोरला। बोरला एक गोलाकार आभूषण होता है जिसे सुहाग के प्रतीक के रूप में सिर यानी माथे पर पहना जाता है। सटका कमर में पहने जाने वाला आभूषण है जो चाबियों के छल्ले जैसा होता है। बाजूबंद बाहों पर पहने जाने वाला आभूषण है। झुमका कान में पहने जाने वाला आभूषण है, सिर पर नहीं। अजमेर जिले में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस तिथि को अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, तो वैशाख पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला कार्तिक माह की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, जो कि मुख्य स्नान का दिन होता है। भाद्रपद पूर्णिमा इस समय श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, जबकि पुष्कर मेला शरद ऋतु के आगमन पर लगता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। पुष्कर का मुख्य मेला इस समय नहीं लगता है। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है, पुष्कर मेले के नहीं। तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला कार्तिक माह की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, ठीक है, जो कि मुख्य स्नान का दिन होता है। करौली जिले में आयोजित होने वाले किस मेले को उसकी विशाल जन भागीदारी के कारण लक्की मेला कहा जाता है? तो बरतरी मेला, गोगामेडी मेला, रामदेवरा मेला, केला देवी मेला। तो इसका सही आंसर है केला देवी मेला। केला देवी के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यानी लाखनी आते हैं, इसलिए इसे लक्की मेला कहते हैं। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है, यद्यपि यहाँ भी बहुत
होती हैं, पर लक्की मेला जो उसकी संज्ञा है केला देवी की लिए प्रसिद्ध है। गोगा मेडी, गोगा मेडी मेला हनुमानगढ़ में गोगा जी की स्मृति में लगता है। भर्तरी मेला अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली मारवाड़ी के साहित्यिक और व्याकरणिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ी, पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है डिंगल। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है जिसका उपयोग चारण कवियों ने वीर रस की कविताओं के लिए प्रमुखता से किया है। अपभ्रंश, अपभ्रंश आधुनिक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। यह मारवाड़ी का विशिष्ट साहित्यिक नाम नहीं है। पिंगल, पिंगल पूर्वी राजस्थान की ब्रज मिश्रित साहित्यिक बोली है। पश्चिमी मारवाड़ी की नहीं। मेवाड़ी, मेवाड़ी स्वयं मारवाड़ी की एक उपबोली है जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ के उस विद्यानुरागी महाराणा का नाम बताइए जिन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध जैसे संगीत ग्रंथों की रचना की थी। तो महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एक महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने संगीत के विभिन्न अंगों पर विस्तृत और प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जीवन निरंतर संघर्ष में बीता है। साहित्य सर्जन का स्वर्ण युग कुंभा का काल माना जाता है। महाराणा उदय सिंह, उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था, लेकिन संगीत के ग्रंथों के लिए कुंभा ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके नाम से किसी प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आप मुझे बताइए, मैं ये जो सीरीज है मैं इसको कंटिन्यू करूँ या फिर क्या करूँ? इसका मतलब मैं अपनी तैयारी के लिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई इसको देखे नहीं देखे और आपको लगे इसको मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब पुरानी जो पेपर्स में आए हुए हैं और इससे मेरी प्रैक्टिस भी होगी और मैं बोलना भी सीखूंगा कैसे क्या पढ़ाना है, ये भी है और बहुत सारी बातें हैं। तो आपको लगे कि ये आपके लिए उपयोगी है तो आप, वैसे तो उपयोगी है ही है, पर फिर भी आपको लगे कि इसको लिखना चाहिए तो आप इसको लिख के याद कर सकते हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और पार्ट टू मतलब अगला पार्ट के लिए आप पार्ट टू कमेंट कर सकते हो और इसमें कोई भी गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हो और अगली बार सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।